हेलो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने रिलेटिविटी के बारे में जाना। उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्या थी आइंस्टीन की थ्योरी और क्या थी न्यूटन की क्लासिकल थ्योरी। उसके बाद हमने द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जाना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम हमको ज्ञात है पिछले लेक्चर में कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। रेफरेंस फ्रेम किसी भी पार्टिकल्स की मोशंस या उसकी पोजीशंस का डिफाइन करते हैं। तो रेफरेंस फ्रेम हमने आपको दो प्रकार के बताया कि जो रेफरेंस फ्रेम होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहले टाइप हमने बताया इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दूसरा हमने आपको बताया नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो आज इससे आगे की बात करेंगे कि क्या होते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और क्या होते हैं नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो पहली हेडिंग देंगे इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, ये जो फ्रेम होते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इसके वर्ड में ही छिपा हुआ है इनर्शियल अर्थात इनर्शिया। जो इनर्शिया का लॉ था वो न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ में हमें ज्ञात होता है। तो जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है वो न्यूटन की फर्स्ट एंड सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं। तो हम जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ होता है न्यूटन का वो है बताता है कि यदि कोई बॉडी हमारी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, और कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है तो वो मोशन ही करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई अप्लाइड फोर्स ना लगाया जाए। तो हमें पता है कि जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं उसके अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो हम न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग डालेंगे सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या होता है, फोर्स का लॉ होता है। तो F बराबर है में। अब जब हम यहाँ से देखें कि जो रेफरेंस फ्रेम था इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इसमें अप्लाइड फोर्स हमारा जीरो था। जब हमने ये जीरो यहाँ पुट किया तो हमारे पास एम ए बराबर ज़ीरो, अर्थात हमारा जो एक्सीलरेटर था वो क्या हो गया, ज़ीरो। तो हम जानते हैं बेसिक डेफिनेशन कि एक्सीलरेशन को इस प्रकार भी हम डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं। तो जब हम यहाँ से वेलोसिटी को फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास कांस्टेंट आएगी। अर्थात हमें एक बात पता चली कि इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करते हैं, अर्थात जिन पर जो एक्सीलरेटर होता है एक्सीलरेशन वो ज़ीरो होता है तथा जिन पर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होता है। अच्छा, जो फ्रेम होते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ये लीनियर मोशन करते हैं। लीनियर मोशन मतलब एक ही लाइन में एक ही डायरेक्शन में मोशन करते हैं। दूसरी बात ये अनएक्सीलरेट होते हैं और ये नॉन रोटेशनल होते हैं। अब हम दूसरे टाइप्स की बात करेंगे, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। तो सीधी सी बात है, ये वो फ्रेम होते हैं जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। ये वे फ्रेम होते हैं जो न्यूटन के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात जो इन पर अप्लाइड फोर्स होता है वो ज़ीरो नहीं होता है। कैसे? ऐसे एक एग्जाम्पल का इमेजिन करें कि जैसे कि हम किसी गाड़ी में बस में बैठे हुए हैं, तो
जो बस है वो वेलोसिटी से, किसी वेलोसिटी से मोशन में चल रही है। जब सडनली उस पर हम ब्रेक लगाते हैं तो जो हमारा अपर पार्ट होता है बॉडी का वो आगे की ओर डाउन हो जाता है अर्थात झुक जाता है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एक्सीलरेटर था वो आगे की ओर था, अर्थात जो गाड़ी थी वो आगे की ओर मोशन कर रही थी, परंतु जो हमारी बॉडी थी वो या तो पीछे हुई या आगे हुई। उस पर क्या फोर्स लगा, कहाँ से फोर्स लगा, इस फोर्स को नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के द्वारा पता चलता है, अर्थात उस फोर्स को छदम बल कहते हैं। क्या कहते हैं? छदम बल कहते हैं। ये शैडो फोर्स होता है। ये एक ऐसा फोर्स होता है जो जब कोई, ये जो फोर्स होता है वो एक्सीलरेटर के एक्सीलेट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, अर्थात जैसे कि ये हमारी कोई बॉडी इधर जा रही है और इसका जो एक्सीलेटर के अपोजिट विपरीत दिशा में रिटार्डेशन, विपरीत दिशा में ये बल लगता है, अर्थात इसे हम शैडो फोर्स कहते हैं। तो हमने जाना नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वे फ्रेम होते हैं जो न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, अर्थात इन पर जो अप्लाइड फोर्स होता है वो जीरो नहीं होता है, अर्थात ये एक छदम बल होते हैं। जब कोई हमारे जो एक्सीलेटर के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है, जो कहते हैं एक तरीके से इमेजिन फोर्स होता है, उसको हम छदम बल कहते हैं। अर्थात इसमें जो एक्सीलेटर है तो वो भी इज़ नॉट ज़ीरो एंड वेलोसिटी कांस्टेंट मोशन से गति नहीं करेगी, इसकी कोई ना कोई वेलोसिटीज होगी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से गति नहीं करेगी। अच्छा, जो इसके भी कुछ फैक्ट हैं कि जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं वो सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में यूज़ होते हैं, तथा जो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होते हैं वो सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन करते हैं। तो हमने बताया कि एक हमने एग्जांपल दिया था कि ये एक आभासी बल लगता है, क्योंकि जो फोर्स ज़ीरो नहीं है तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। तो हमने आपको बताया कि जिस प्रकार ट्रेन की ब्रेक लगने पर हमें एक फोर्स लगता है उसे छदम बल कहते हैं, उसी प्रकार जब आप किसी अपनी वस्तु को या किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करते हैं तो उसके इसमें भी एक फोर्स लगता है, इमेजिन फोर्स लगता है इमेजिनरी। उस फोर्स को हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, उस फोर्स को कोरियोलिस फोर्स कहते हैं, कोरियोलिस बल कहते हैं। अर्थात ये वो फोर्स होता है जो जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई फ्रेम रोटेशनल मोशन करता है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये एक फोर्स लगता है जिसे हम कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। दूसरी बात करें जो एक्सीलरेट होते हैं, ये जो जिस प्रकार हमने नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पढ़ा कि ये लीनियर मोशन करते हैं, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम पढ़ा कि हमने ये सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन करते हैं। ये अनएक्सीलरेट होते हैं, ये एक्सीलरेट फ्रेम होते हैं। उसके हम एक एग्जांपल लें, यदि हम अपनी अर्थ को रोटेशन के व्याप पर देखें तो वो सन के अराउंड, जैसे कोई ये सन है, हम सभी जानते हैं कि जो अर्थ है वो सन के अराउंड अपने पाथ पर घूमती है, अर्थात रोटेशनल करती है, तो इस पर एक सेंट्रिपेटल फोर्स लगता है। बट जो इसका रोटेशन है वो बहुत ही माइनर होता है, जिसके लिए हमें इसका सिंपल स्टडी के लिए हम जो अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में मान लेते हैं। जो अर्थ है
तो सिंपल स्टडी के लिए, एक्सपेरिमेंट करने के लिए हम इसे इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम में मान लेते हैं, बट एक्चुअल में देखा जाए तो जो अर्थ है वो नॉन इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम है, क्योंकि ये सन के अराउंड रोटेशनल मोशन कर रही है। तो हम जानते हैं जो पार्टिकल, जो फ्रेम या जो कोई बॉडीज सर्कुलर एंड रोटेशनल मोशन करती है उसे हम नॉन इनर्शिया रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। अब अगला हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने दो फ्रेमों के बीच रिलेशंस को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ ट्रांसफॉर्मिंग इक्वेशन दी। इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। उन इक्वेशन जो साइंटिस्ट थे वो थे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो गैलीलियन ने कहा यदि हम कोई दो इक्विवेलेंट्स फ्रेम लें, मतलब दो कोई एक समान बिहेवियर करने वाले, अर्थात किसी पार्टिकल्स की, जैसे कि हमने आपको एक सिंपल तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जब कोई एक ट्रेन में हम सफ़र कर रहे थे, तो यदि हम ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति अब एक सिक्के को, कॉइन्स को थ्रो करता है नीचे, तो वो जो इसे व्यक्ति को, जो बैठा हुआ व्यक्ति से ये इसका जो पाथ है कॉइन्स का वो स्ट्रेट लाइन दिखाई देता है, बट जब दूर खड़ा एक ऑब्जर्वर इसे ऑब्जर्व करता है तो उसे इसका पाथ पैराबोला दिखाई देता है। तो उन्होंने बताया कि ये दोनों ही फ्रेम हैं, ये दोनों फ्रेम है और ये अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, अर्थात कांस्टेंट पोजीशन पर हैं। तो इन दोनों फ्रेमों में रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इक्वेशन दी गैलीलियन ने, उन इक्वेशन की हम स्टडी करेंगे। तो इन्होंने दो इक्विवेलेंट फ्रेम लिए, मतलब एक पार्टिकल्स की पोजीशन एंड मोशन को डिफाइन करते हैं। इन्होंने सबसे पहले इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लिए। क्या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने दो फ्रेमों के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश करने के लिए इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम लिए। तो यहाँ हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे कि मान लीजिए कोई एक फ्रेम ये है, ये एस है, दूसरा इसकी जो पोजीशन t बराबर 0 है, अर्थात इस समय 0 है, और ये एक दूसरा फ्रेम है एस टेस जो t बराबर t समय पर, मतलब ये 0 समय पर, ये t समय पर v कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है इस फ्रेम के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ कोई एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल्स के करस्पॉन्डिंग हम इस फ्रेम में रिलेशन को इस्टेब्लिश करेंगे। तो हमें पता है कि एक फ्रेम ये है v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तो इस दोनों फ्रेमों के बीच जो डिस्टेंस होगी वो हम जानते हैं कि जो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो तुम्हारी स्पीड है वो हमारी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी v और टाइम को इधर कर देंगे t, तो हमारे पास जो डिस्टेंस है वो vt निकल गया है। तो उनके बीच जो इस डिस्टेंस है वो vt है इन दोनों फ्रेमों के बीच, और कोई पार्टिकल्स p है। इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम इसके कोऑर्डिनेट ड्रॉ करें एस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, वो तो x y z t, एंड हम एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसके पॉइंट ड्रॉ करें तो वो x डैश y डैश z डैश t डैश होंगे। तो अब हम देखें
यदि हम इस फ्रेम से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस को देखें तो वो x, और हम इस एस डैश फ्रेम से इस पॉइंट तक की दूरी को देखें तो वो x डैश होगी। वो और जो ये फ्रेम है वो एक्स एक्स डैशेस पे है, एक्स एक्स डैश पे अर्थात एक्स एक्सिस पे है। तो इन्हीं दोनों के बीच रिलेशन को इस्टेब्लिश किया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ने। तो उन्होंने क्या बताया कि ये दो कोई फ्रेम है कौन जिनमें से एस डैश एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, तब इन दोनों के बीच क्या इक्वेशंस होगी। तो जो हमारा एक्स है वो वी टी, इधर देखो वी टी प्लस एक्स डैश इस दोनों के इक्वल है, एक्स डैश प्लस वी टी। बट जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन दी वो उन्होंने एक्स डैश एस डैश के सापेक्ष दी करस्पॉन्डिंग एस डैश रेफरेंस फ्रेम। तो एक्स डैश हमारी हो जाएगी एक्स माइनस के वी टी। ये हमारे पास एक इक्वेशन इस्टेब्लिश हो गई। एंड जो उन्होंने बाई एक्सिस को कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ एक्स एक्सिस के थ्रू इसको डिफाइन किया। मतलब हम बाई एक्सिस जब इस फ्रेम को हम बाई एक्सिस पे निकालें तो ये जो इक्वेशन है वो चेंज होकर वाई एक्सिस में पहुंच जाएगी, वाई की टर्म में पहुंच जाएगी। तो उन्होंने कहा कि जब हम एक्स का हेल्प ले रहे हैं तो केवल एक्स डैश एक्सिस में ही चेंजेस होगा और किसी एक्सिस में कोई चेंज नहीं होगा। तो वाई डैश वाई और जेड डैश इक्वल टू जेड और टी डैश बराबर टी हो जाएगा। तो ये उन्होंने कुछ इक्वेशंस दी। तो आप एक बात इमेजिन करें कि जो गैलीलियन ने बताया था कि ये जो पार्टिकल्स है जो ये फ्रेम है एस डैश वो भी वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। तो आप एक इमेजिन करें कि जब कोई गाड़ी या कोई भी एनी बॉडी जो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उसका टाइम चेंज होगा या नहीं, क्या वो भी कांस्टेंट रहेगा। तो यही एक इस के फेलियर का रीज़न बना कि इन्होंने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ टाइम को भी कांस्टेंट कर दिया, जिस कारण ये इक्वेशंस एक सही डिसीजन लेने में फेल रही। तो इसके लिए इन्होंने कुछ और इक्वेशंस दी थी वो पढ़ते हैं। उसके बाद जो ये जो फेल हुई थी उसको सही किया था लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन ने। तो हमने रेफरेंस फ्रेम की ये जो इक्वेशंस हैं वो गैलीलियन की ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है, ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं। अब बात करेंगे इनकी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, क्योंकि अभी हमने एस डैश फ्रेम के रेस्पेक्ट में इस पी पॉइंट्स के बीच इन दोनों के बीच रिलेशन फाइंड किया है। जब हम एस से इसकी रिलेशन बताएंगे तब क्या रिलेशन होगा उसके बारे में बात करेंगे। तो जो हमने दो फ्रेम बनाए थे उनके बीच ड्रॉ करते हैं। ये दो कोई फ्रेम थे, एक एस डैश कोई पॉइंट पी था, इसके पॉइंट एक्स वाई जेड टी, एक्स डैश वाई जेड जेड डैश टी डैश। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो एक्स, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस एस डैश, इन दोनों के बीच वी टी डिस्टेंस थी और ये ओ डैश था और ये ओ था। ठीक है, तो हमने ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन फाइंड कर ली थी, परंतु अब बात कर रहे हैं इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन के बारे में।
तो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन एस के सापेक्ष में निकालनी है। तो एक्स हमने बताया आपको वी टी प्लस एक्स डैश, ये पहली इक्वेशन एक्स, जबकि जो वाई एक्सिस है सॉरी वो एज इट इज एज रहेगा, एंड जेड एक्सिस भी हमारा जैसे का तैसा ही रहेगा और टाइम भी हमारा वही रहेगा। बस गलती सिर्फ यही हुई थी गैलीलियन पे कि उन्होंने वेलोसिटी के साथ टाइम को भी कांस्टेंट कर दिया था। परंतु जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, किस प्रकार लॉरेंज ने इन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में मॉडिफिकेशन किया, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आपको तहे दिल से जय हिंद।